नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करेंगे एनपीएस से राशि क्लेम करने के नियम क्या है। अगर एनपीएस खाता धारक की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो पैसा नॉमिनी को जाएगा डेफिनेटली, लेकिन अगर नॉमिनी ही नहीं बनाया तो आप पैसे कैसे क्लेम कर सकते हैं। और भी कई निकासी और आंशिक निकासी के नियम हैं जिस पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय करा देते हैं। पूनम रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और पूजा भिंडे, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हमारे साथ है। पूनम और पूजा, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में। एनपीएस एक ऐसा टॉपिक, नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसके बारे में हर कोई हर बार हमेशा से जानना चाहते हैं और सरकार भी इसको आकर्षक बनाने के लिए कुछ ना कुछ नियमों में इधर या उधर बदलाव करती रहती है। सबसे पहले पूनम, मैं आपसे समझूंगी, एनपीएस जो कुछ हाल फिलहाल में कुछ जरूरी नियमों में बदलाव हुए हैं वो किस तरह समझे? सबसे पहला बड़ा बदलाव जो आया स्वाति, वो है एज लिमिट का। पहले 65 तक के इंडिविजुअल को अलाउड था इसमें सब्सक्राइब करना, जो एज अब बढ़ा दी गई है। अब आप 65 तक, उसमें 65 तक पहले थी, अब आप 70 साल की उम्र तक बढ़ा सकते हैं और 75 तक उसको चालू रख सकते हैं। और आपको डेफोमेंट की भी अब सुविधा है, यानी अब जरूरी नहीं है कि आप 60 साल के होते ही तुरंत आप पेंशन शुरू करें। आप अपना एन्युएशन, जो सुपर एन्युएशन की एज के हिसाब से आप अपना जो पेंशन लेने का वक्त है उसको डेफर कर सकते हैं। आप चूज कर सकते हैं कि आपको रिटायरमेंट कब से चाहिए। तो इस तरीके के जो मेजर चेंजेस है, और साथ ही जो इक्विटी का इसके अंदर जो ऑप्शन था वो लिमिटेड था, उसे भी अब बढ़ा के 75% कर दिया गया है। और यहाँ तक कि नहीं स्वाति, जो एज 65 के नीचे के इंडिविजुअल इसमें लेट निवेश करना शुरू करते हैं, उन्हें भी इक्विटी का एक्सपोजर दिया गया है। जो पहले बहुत कम था, आप 50% तक आप इक्विटी चुन सकते हैं। और अगर 65 के बाद आपने खाता खोला है और निवेश करने की सोचते हैं तो आप 15% तक भी इसमें इक्विटी चुन सकते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं उससे ये काफी अट्रैक्टिव हो जाता है, और उससे इंडिविजुअल्स को ये मार्केट के पार्टिसिपेशन में भी जो पार्टिसिपेशन की रास्ता मिलता है, उससे इन्फ्लेशन को बीट करने से रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। और साथ ही जो पेंशन फंड्स को रेगुलेटरी के नियमों के आधार पे जो रेगुलेट किया जाता है, उससे रिटर्न्स भी जो हमने पास में देखे वो अच्छे बने हैं, और साथ ही चार्जेस भी इसमें बहुत कम है। इसलिए एनपीएस में निवेश करना, उसमें से निकलना, उससे एन्युटी लेना, ये सब थोड़ा और आसान कर दिया गया है। पहले भी आसान था, अभी और आसान कर दिया, और उसको सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करी जा रही है। ओके, तो एनपीएस में निवेश करना भी आसान, रकम की निकासी भी आसान, क्लेम प्रक्रिया को भी आसान करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। अब हमारे साथ पूजा है, उनसे समझते हैं। पूजा, एनपीएस में निकासी के कई सारे नियम हैं, आप ये समझना चाहेंगे क्या क्या विकल्प मौजूद है अभी? जी बिल्कुल। देखिए स्वाति, जो प्री विड्रॉवल होता है उसमें काफी ऑप्शंस हैं। जैसे प्री विड्रॉवल एक तो होता है अगर हम सुपर एनुएशन तक लेके जाते हैं, ठीक है, तो आपने पूरा मेच्योरिटी ले लिया और जैसे पूनम ने कहा अभी वो भी हम 75 तक कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, समझो इस किसी की अनटाइमली डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे आपको क्या होता है, आपको पैसा नॉमिनी को जाता है। और तीसरा होता है प्री मेच्योर, मतलब अगर आपको पैसे निकालने हैं तो सबसे पहले तो अगर आपने 3 साल तक बने रहे हैं तो ही आप प्री मेच्योर विड्रॉवल ले सकते हैं। दूसरा जो विड्रॉवल अमाउंट है वो 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हैं, और उसमें भी आप मैक्सिमम 3 टाइम तक, 3 बार आप इसको पूरे एंटायर टेन्योर में आप इसको प्री विड्रॉवल कर सकते हैं। प्री विड्रॉवल के कुछ कंडीशंस होते हैं जो हम कहते हैं ना कि अचानक से कुछ इस तरीके के हालात हो जाते हैं, और जैसे हम हमेशा गोल की प्लानिंग करते हैं, अगर गोल्स मिसमैच हो गए हैं और खुदा ना खास्ता अगर पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाती है तो जो हमारे कंडीशंस होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, बच्चों की शादी हो गई, कोई किसी तरीके की बीमारी हो गई, एकदम क्रिटिकल इलनेस हो गई, या घर रिलेटेड कोई अगर आपको पैसे चाहिए, तो इस समय पे आप प्री विड्रॉवल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें अगेन अगर 60 के पहले अगर आप प्रीमेच्योर एग्जिट ले रहे हैं
तो भी आप 80% तक आप उसमें बने रह सकते हैं। आपको एक्यूमुलेटेड पेंशन का कॉर्पस लेना होगा, बाकी का जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं एज लमसम अमाउंट। लेकिन अगेन 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप वो वाला प्री विड्रॉवल कर सकते हैं, अगर इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं है। और उसके अलावा अगर आप प्री विड्रॉवल लेना चाहते हैं, निकासी लेना चाहते हैं, तो इन कंडीशंस पे आप ले सकते हैं। बेसिकली एनपीएस एक इस तरीके का माध्यम है जहां पे हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। सो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है स्वाति, टैक्स बेनिफिट भी अच्छा है, एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है, और पेंशन के रूप में अगर इस तरीके का निवेश हो रहा है तो अच्छी बात है। प्री विड्रॉवल ऑप्शंस हैं, लेकिन जितना हो सके उसे अवॉइड करें, सो दैट जैसे पूनम ने भी कहा रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, इक्विटी पोर्शन भी बढ़ा दिया गया है, एज लिमिट बढ़ा दी गई है, तो अच्छा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है। तो कंटिन्यू रखें इस प्रोडक्ट में आप अपना निवेश। ओके, चलिए एनपीएस पर चर्चा जारी रहेगी। इस बीच कुछ कॉलर से भी बात कर लेते हैं। मुंबई से महेंद्र चौगले साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, अपने सवाल के साथ रेडी। महेंद्र जी, स्वागत करते हैं। बताइए क्या सवाल हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे? हेलो मैम, मुझे मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना था, तो उसके रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस थे। तो फिलहाल तो मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा नटशल में बताएंगे क्या प्लानिंग की अब तक? जी हाँ, सो मेरा प्लानिंग है चाइल्ड एजुकेशन फॉर माय डॉटर और उसके मैरिज के लिए, और प्लस मेरा रिटायरमेंट के लिए प्लान थे। तो उसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एसबीआई ब्लू चिप में, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारिक और एसबीआई स्मॉल कैप। तो ये फंड सही है क्या, ये मुझे जानना था। और मेरा और एक क्वेश्चन था कि अर्लियर एक्चुअली मैं 2017 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो पहले मैंने मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप और नैस्डैक 100 फंड दिया था, और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी और आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 95। तो इन 4 फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दी है, क्योंकि अलग अलग रीजन है। तो अभी इस फंड के अलावा मुझे दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना था, क्योंकि मुझे एसआईपी अमाउंट अभी 30,000 से 60,000 कर रही है। तो मुझे ये पूछना था कि मैं एग्जिस्टिंग इसमें बढ़ाऊं या कोई दूसरे फंड सजेस्ट करोगे? ओके, 30,000 अतिरिक्त एसआईपी का विकल्प भी जानना चाह रहे हैं। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे महेंद्र जी की जो प्लानिंग है वो ट्रैक पर है? जी, सबसे पहले तो जैसे इन्होंने गोल्स मेंशन किए स्वाति, और जो क्वेश्चन में काफी तरीके के इन्होंने गोल्स को डिफाइन किया है। टारगेट जो कहा है चाइल्ड एजुकेशन, 2 बच्चों की पढ़ाई, 2 बच्चों की शादी, घर, रिटायरमेंट, सारा प्लानिंग जिस हिसाब से हम इस माध्यम से कहते हैं गोल प्लानिंग, तो बहुत अच्छे से की है। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू को भी अच्छे से मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि कितना वो अज्यूम कर रहे हैं। एक चीज है महेंद्र जी, आपने एजुकेशन इन्फ्लेशन 6 या 7% के आसपास का अजम्पशन लिया है। एजुकेशन इन्फ्लेशन हम नॉर्मली 10% के आसपास का अज्यूम करते हैं, क्योंकि एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहा है, पोस्ट कोविड तो और भी बढ़ रहा है। सो अगर मैं क्विकली सारे गोल्स की एसआईपी बता दूं आपको, तो आपको मिनिमम 80,000 की एसआईपी लगेगी अभी। और अभी जैसे आपने मेंशन किया आपकी 30,000 की एसआईपी चल रही है और आप और 30,000 एडिशनल ऐड करना चाहते हैं, सो 60,000 से आपका पोर्टफोलियो आप शुरू करें, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप उसमें और 20,000 की एसआईपी बढ़ा दें। चिल्ड्रन एजुकेशन में, फर्स्ट चाइल्ड एजुकेशन में आपको एटलीस्ट 34,000 की आपकी एसआईपी लगेगी। सेकेंड चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको 12,500 की एसआईपी लगेगी। फर्स्ट चाइल्ड मैरिज के लिए आपको 1,800 की एसआईपी लगेगी, क्योंकि आपका गोल 25 साल बाद है। सेकेंड चाइल्ड मैरिज अगेन 28 साल बाद है, तो एसआईपी अमाउंट मात्र 500 रुपया हो जाता है। और ऐसे ही रिटायरमेंट के लिए भी जैसे आपने पीपीएफ और प्रोविडेंट फंड, इस तरीके का प्रोडक्ट आपने शामिल किया है पोर्टफोलियो में, तो उससे भी आप इजीली, आसानी से रिटायरमेंट तक पहुंच सकते हैं। एसआईपी जो कंटिन्यू कर रहे हैं जो है उसे कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी, उसमें आप टॉपअप कर सकते हैं। 2 फंड्स ऐड करने की सलाह दूंगी यहाँ पे। एक मिड कैप मिसिंग है आपके पोर्टफोलियो में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड आप ऐड कर ले, और एक मल्टी कैप भी ऐड कर ले, क्वांट एक्टिव फंड। और लमसम अमाउंट जो आपने एसआईपी बंद कर रखी है, उसका जो लमसम अमाउंट है उसे भी आप आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में एसटीपी के रूट से कंटिन्यू करके उसे बांट ले, सो दैट आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा क्लस्टर नहीं होगा। और एसआईपी जितना हो सके ना आप महेंद्र जी, आप बंद ना करें,
थोड़े समय के लिए अंडर परफॉर्मिंग हो जाता है कोई स्कीम, कोविड का समय देखा हमने, वॉर का समय देखा, लेकिन एसआईपी में बने रहना, एटलीस्ट मिनिमम 5 साल तक आप बने रहेंगे तो आपको रिटर्न्स जरूर से मिलेंगे। उसमें पेशेंस बनाए रखने की आपको मैं सलाह देती हूँ। बाकी आपके पूरी प्लानिंग जो है बहुत अच्छे से आपने की है, तो कंटिन्यू करें आपके इस स्कीम और इस गोल प्लानिंग को। आप ऐसे ही रिव्यू भी करते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए। ओके, तो महेंद्र जी, पूजा ने जो आपको राय दी है उस पर गौर कीजिएगा और ऑल द वेरी बेस्ट आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। पूनम, कई सवाल हमारे पास आते हैं एनपीएस खाता धारक की जाने पर, उनकी मृत्यु पर जो रकम है वो डेफिनेटली नॉमिनी को जाएगी, लेकिन इसमें कुछ केसेस है जो समझना और जानना ज़रूरी है। जैसे कि नॉमिनी को रकम अगर इस केस में हम देखें कि 60 साल से पहले, मतलब पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, उससे पहले अगर मृत्यु हो जाती खाता धारक की, तब जो क्लेम प्रक्रिया है वो कैसी है, और बिना नॉमिनी बनाए ही अगर कोई एनपीएस खाता धारक चले जाते हैं तब वो पैसा किसको जाता है? देखिए, सबसे पहले तो समझ लें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर जिसके नाम का इन्वेस्टमेंट है, जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके न रहने पर उनका जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट का है, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, चाहे इंश्योरेंस मनी हो, चाहे एनपीएस से हो, वो सारा नॉमिनी को एज अ लॉ, तीनों चला दी, वो नॉमिनी को एज अ लॉ पास ऑन होता है, सब्जेक्ट टू प्रोवाइडिंग ऑफ द राइट डॉक्यूमेंट्स। और अगर कभी जैसे अभी ये सब सिचुएशंस कम आती है स्वाति, बिकॉज इट इज बिकम कंपल्सरी टू नॉमिनेट इन एनी इन्वेस्टमेंट। अगर नॉमिनेशन नहीं है फिर भी किसी कारण, तो जो लीगल हायर्स हैं, जो भी इंडिविजुअल के लीगल हायर्स हैं, उनको ये पैसा ऑन प्रोवाइडिंग द राइट डॉक्यूमेंट्स ये जाता है। तो अभी ये एनपीएस में सब कुछ बहुत ऑनलाइन मोड पे जा रहा है टू फैसिलिटेट एवरीथिंग। तो ये सीआरए जो सिस्टम है उसके अंदर आप ऑनलाइन पेपर सबमिशन करके भी ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। और जो खाता धारक है उसका जो नॉमिनी है उसको चॉइस है, अगर वो चाहे तो इसको एज अ एन्युटी ही कंटिन्यू कर सकता है, चाहे तो पूरा लमसम ले सकता है। अगर सुपर एन्युएशन की एज में डेथ हुई है, तो अगर उसके पहले डेथ हुई है तो उसके पास चॉइस है कि वो पूरा का पूरा लमसम भी ले सकता है, या फिर वो उसे लमसम ही लेना होगा अपना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करके और अपनी आइडेंटिटी अच्छी तरह बता के डेथ सर्टिफिकेट उसे सबमिट करना होगा। और इस तरीके से जो भी जैसी भी सिचुएशन है उन सबके लिए बहुत ही ईज ऑफ कम्युनिकेशन कर दिया गया है, और नॉमिनेशन के आधार पे इसे आराम से आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, कोई जरूरी दस्तावेज डेथ क्लेम पर जिसका ध्यान रखने की जरूरत है पूनम? सबसे जरूरी दस्तावेज, अगर आपका नॉमिनेशन किया हुआ है तो आपका अपना आइडेंटिटी प्रूफ के साथ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द इंडिविजुअल आपको दिखाना होगा। और अगर नॉमिनी उसे जैसे कई बार कैसा होता है स्वाति की 2-3 नॉमिनीज रिकॉर्ड किए हुए होते हैं, और 2 नॉमिनी में से एक कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, या व्हाटएवर विल के आधार पे मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, दूसरे नॉमिनी को देना है। तो ऐसे में आपको एक रेलिंक्विशमेंट डीड और एक एफिडेविट सबमिट करना होगा कि मैं नहीं चाहता ये हिस्सा लेना। अदर देन दैट जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जो किसी भी डेथ पे आप क्लेम लेने के लिए प्रोक्योर करते हैं वही लेने होते हैं। और जितने भी फॉर्म्स इसके लिए चाहिए, चाहे वो रेलिक्विशमेंट डीड के लिए चाहिए या इंडेमनिटी बॉन्ड बनाना चाहिए, सब फॉर्म्स वेबसाइट पे फॉर्म्स के कॉलम में अवेलेबल हैं। आप वहां से बहुत आसानी से ये ले सकते हैं। और खाता धारक का डेथ सर्टिफिकेट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। आइए अब मनी गुरु में एक और कॉलर से करते हैं बातचीत। दिल्ली से गुरदीप सिंह हमारे साथ है। गुरदीप जी, स्वागत करते हैं। बताइए क्या है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ सवाल? हाय मैम, एक्चुअली मेरी क्वेरी एक्चुअली मेरी रिटायरमेंट और कुछ गोल्स है जो मैंने मेंशन करे थे मेरी क्वेरी में। अप्रोक्सीमेटली 6 गोल्स हैं, और जो मेरी मतलब इन्वेस्टमेंट है मेरे म्यूचुअल फंड्स में है 4 to 5 म्यूचुअल फंड्स है, एनपीएस भी है और पीपीएफ भी है, और यूएस इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है 5,000 पर मंथ, और मैं डायरेक्ट इक्विटी में भी 10,000 अप्रोक्सीमेटली पर मंथ करता हूँ, और ईसॉप भी है 10,000 का, जो मेरी क्वेरी में मेंशन नहीं है। तो मेरी ये टारगेट
तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ये सफिशिएंट है इन गोल्स को अचीव करने के लिए, और ये फंड्स मतलब ठीक है, और इनमें कुछ चेंज करना है, अगर कोई एडिशनल अगर फंड खरीदना है तो कौन सा मतलब खरीदूं, उसमें कुछ परचेज करना है तो सिर्फ अगर ऐड एक और बात बता दीजिए गुरदीप, कब से कर रहे हैं निवेश? मैम मेरा जो अभी तक पोर्टफोलियो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 16 लाख है, और 7 लाख पीपीएफ में अप्रोक्सीमेटली, और ईसोप में 3 लाख। ठीक है, 16 लाख का इनका पोर्टफोलियो वैल्यू है। पूनम आपसे जानेंगे, गुरदीप ने बहुत ही क्लियर कट अपने गोल्स और अपना पूरा प्लान हमें भेजा है। पोर्टफोलियो वैल्यू भी इनकी 16 लाख की है, 54,000 का कुल मिलाकर इनका प्रति महीना निवेश है। इनके गोल के हिसाब से काफी है इनका निवेश अभी मौजूदा? देखिए, अगर एक एक गोल की बात करें गुरदीप सिंह जी के, हम टोटल 6 जो गोल हैं उनका अगर मैं आज से निवेश की राशि पकड़ूं कि उन्हें अलग अलग टाइम होराइजन पे उनके जो डिजायर्ड अमाउंट है वो मिले, तो इन्हें कुल मिला के 88 to 90,000 का निवेश प्रति माह करना होगा। और इसके सामने वो कर रहे हैं अभी कुल मिला के 54,000, जिसमें से 10,000 रुपए तो डेट में जा रहे हैं। यानी जो इनका एनपीएस है, मुझे पता नहीं उसमें एनपीएस में इन्होंने क्या एसेट एलोकेशन रखा है, पर इन्होंने बताया कि एनपीएस में 5,000 प्रति माह जा रहे हैं और पीपीएफ में 5,000 प्रति माह जा रहे हैं। मैं 5,000 एनपीएस को इसलिए डेट कैटेगरी में गिन रही हूँ क्योंकि उसमें एग्जिट होना लिमिटेड टाइम पीरियड पे, यानी कि वो आउट एंड आउट एक रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रोडक्ट है, इसलिए हम उसको छोड़ दे तो 44,000 रुपीज इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। ये अपने लक्ष्यों को या तो थोड़ा सा डिले करें या अपना निवेश थोड़ा बढ़ाएं। हालांकि इन्हें हर जो भी निवेश इन्हें ऑलरेडी चालू है, जैसे फॉर एग्जांपल इनके इक्विटी में ऑलरेडी 16 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। इस राशि को अगर मैं 15% से भी गिनती हूँ कि अगले 10 साल में, तो ये 70 लाख रुपए तक बन सकते हैं अगर इसमें ये बने रहते हैं और अच्छी तरह इनके निवेश होते हैं। तो आउट एंड आउट ये अपना जो गोल प्लानिंग है इसको बहुत बारीकी से रिव्यू करते रहें और धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ाए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी ये 54,000 तो निवेश कर ही रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी सेविंग्स आप बढ़ा पाए और आपकी इनकम बढ़े, उसके आधार पे आप अपनी इनकम बढ़ाएं, और जो एसेट एलोकेशन है उसको ध्यान में रखें कि आपकी एज और आपके लक्ष्य के जो टाइम होराइजन, यानी आपके लक्ष्य सारे ही मोर देन 5 इयर्स है। जो लास्ट लक्ष्य आपने बताया है वो 8 इयर्स दूर है, तो इसमें आप इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं। एक टारगेटेड पोर्टफोलियो बनाएं हर लक्ष्य के लिए। जितना लंबा आपका लक्ष्य होगा उतना आप एग्रेसिव फंड का चुनाव करिए और इसमें आप कंटिन्यू करिए। अब जो आपके पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो आपने बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, मुझे लगता है उससे आप कंटिन्यू करें और उन्हीं फंड्स में टॉप अप कर सकते हैं। आपके पास स्मॉल कैप है, आपके पास फ्लेक्सी कैप भी है, मिड कैप भी है। ये बहुत ही अग्रेसिव कैटेगरी के 2 फंड्स हैं और इन्हीं में आप बने रहिए और जैसे जैसे समय पास आए आपका गोल्स का, आप इन पे निगरानी रखें और इनकी प्रॉफिट्स को आप शिफ्ट करें। तो इस तरह आप ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, थोड़ा निवेश बढ़ाने की जरूरत है। ओके, गुरदीप जी के पोर्टफोलियो पे राय आ गई। अगले कॉलर से भी बात करते हैं। गुजरात से दीक्षित पटेल हमारे साथ है। दीक्षित जी स्वागत करते हैं, बताइए आपकी क्वेरी क्या है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। गुड इवनिंग मैडम। जी पूछिए सवाल। हाँ मैडम, मेरे पास 7 म्यूचुअल फंड है, सभी 1-1 हजार के किए हुए हैं, मैंने आपको भेजा होगा। इस स्मॉल कैप फंड है, केनरा रिबेको फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक में 2 चल रहा है 2,000 का 1-1 हजार का फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांटा फ्लेक्सी कैप फंड है, एसपीएस मिड कैप है। ये मैंने सही चुनाव किया हुआ है, ये मेरे रिटायरमेंट प्लान और उसके लिए मैंने लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए है। मैं ओके, रिटायरमेंट प्लान और बेटी की पढ़ाई का भी लक्ष्य आपने रखा था। बेटी की पढ़ाई कितने साल के बाद और रिटायरमेंट कितने साल के बाद? बेटी के अब्रॉड के लिए मैंने 15 साल के बाद में सोच रखा है मैंने। अच्छा, और रिटायरमेंट भी लगभग उसी समय? 55 साल, 20 साल के बाद।
20 साल के बाद, हाँ ये तो आपने इम्पोर्टेंट टाइम होराइजन मेंशन नहीं किया ना। तो चलिए मैं अब हमारे आज के एक्सपर्ट से बात करा देती हूँ। पूजा, 15 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपए हायर एजुकेशन के लिए, 20 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए लगभग कितनी राशि की जरूरत पड़ेगी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, एजुकेशन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए? इनकी मौजूदा जो SIP और निवेश है कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, काफी आपने अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन को आपने उनको काउंटर क्वेश्चन किया, क्योंकि मेरा भी यही सवाल था कि डॉटर एजुकेशन और रिटायरमेंट एक ही समय पे, और अभी ये 35 साल के। दीक्षित, आपको जब भी गोल की आप आप हमें भेजते हैं, टेन्योर जो है उसको बहुत स्पेसिफिकली आप मेंशन करें कि 10 से 15 साल ना लिखें, क्योंकि 10 से 15 साल में जो वो 5 साल होता है ना, उसमें आपकी SIP अमाउंट ही सीधी आधी हो जाती है। समझो एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपने जो गोल भेजा है वही मैं आपको बता दूं, 15 साल के समय में आप अराउंड 1.2 करोड़ की राशि जो आपने मेंशन की आप चाहते हैं, चाहे वो डॉटर एजुकेशन का गोल हो, तो उसके लिए अभी से अगर हम SIP अमाउंट का कैलकुलेशन करें तो 24,000 प्रति माह आपको SIP अमाउंट लगेगी 15 साल में, अगर 1.2 CR की अगर आप राशि चाहते हैं। और यही राशि समझो 1 करोड़ के आसपास, यही राशि अगर आप 20 साल बाद चाहते हैं, मतलब 5 साल का आपने आपका जो गोल है वो आपने एक्सटेंड किया हुआ है, तो आपकी SIP अमाउंट हो जाती है आधा, मतलब सीधी आधी हो जाती है, 24,000 से हो जाती है सीधी 12,000। सो कभी भी आप गोल मेंशन करें तो जो भी 5 साल का आप हमको अजम्पशन भेज रहे हैं उसको क्लेरिफिकेशन से भेजेंगे, तो अभी से जो आपको SIP अमाउंट शुरू करनी है उसमें भी हम आपको बहुत ही एक क्लियर पिक्चर, एक क्लियर टारगेट देके बता सकते हैं कि किस गोल के लिए कितनी SIP आपको लगेगी। सो अगर इस तरीके से प्लानिंग की जाए तो 15 साल के लिए एटलीस्ट 24,000 की SIP लगेगी, और बाकी के दूसरे रिटायरमेंट गोल के लिए भी अगर हम सिमिलर राशि अज्यूम करें, क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं किया, तो उसके लिए आधी SIP अमाउंट मतलब 12,000 लगेगी। तो एटलीस्ट 35 से 36,000 की SIP आपको लगेगी आपके सारे गोल्स को कवर अप करने के लिए। अभी आपके SIP अमाउंट मेरे हिसाब से 7,000 चल रही है, तो काफी गैप है, SIP को बढ़ाइए। और जो फंड्स भेजे हैं वैसे तो काफी उन्होंने कैटेगरीज के हिसाब से ये किया हुआ है, लेकिन आई थिंक 2 या 3 फ्लेक्सी कैप है, इतने ज्यादा सेम कैटेगरी के फंड्स रखने की जरूरत नहीं। आप एक मिड कैप ऐड कर सकते हैं, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप की जगह पे आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी ऐड कर सकते हैं, और शायद 2 स्मॉल कैप आपने मेंशन किए हुए हैं, अभी आपने एक मिड कैप भी मेंशन किया हुआ है। सो मिड कैप को आप कंटिन्यू करें, 2 स्मॉल कैप रखने की आपको जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो में। AMC डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें और कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें, और जितना लंबे समय है 15 से 20 साल, आप आराम से मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन गोल्स को थोड़ा फाइनली डिफाइन करें तो टारगेट पहुंचने में काफी आसानी हो जाएगी, प्लानिंग आसानी हो जाएगी। ओके, बिल्कुल, ऑल राइट। थैंक यू सो मच पूजा, और थैंक यू सो मच पूनम, आप दोनों का ही हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। NPS पर हमने चर्चा की, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में